एसआईपी शुरू करने के लिए बस कुछ आसान कदम फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं, आसान और सुरक्षित। पहला कदम, केवाईसी पूरी करें। पीएन और आधार की कॉपी अपलोड करें। आधारित ऑनलाइन वेरिफिकेशन या ब्रांच पर जाकर पूरा कर सकते हैं। फंड चुनें अपने लक्ष्य और जोखिम के अनुसार, इक्विटी, डेट या मल्टी एसेट। फंड का प्रदर्शन, एईयूएम और खर्च अनुपात चेक करें। किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करें और अपना अकाउंट खोलें। सभी दस्तावेज जमा कर वेरिफिकेशन पूरा करें। अब एसआईपी की राशि, तारीख और फ्रीक्वेंसी चुनें। मासिक, साप्ताहिक या दैनिक। ऐसी तारीख चुनें जो आपकी सैलरी, कैश फ्लो के अनुरूप हो। ऑटो पेमेंट या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें ताकि भुगतान अपने आप कटे। अब आपको हर महीने मैन्युअल ट्रैक करने की जरूरत नहीं। एसआईपी शुरू होते ही आपका निवेश नियमित रूप से जाएगा। लागत औसत और चक्रवृद्धि से फायदा होगा। लक्ष्य तय रखें, समय के साथ योगदान बढ़ाएं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। आज ही शुरू करें, छोटा निवेश, बड़ा लक्ष्य। होम स्टॉक मार्केट गाइड। एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करें? हर महीने थोड़ी बचत से लंबी अवधि में धन बनाया जा सकता है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नियमित अंतराल पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपकी सैलरी RS 000 है और आप RS 30,000 बचाते हैं। आप जरूरत के लिए RS 10,000 अलग रखें और RS 20,000 एसआईपी के लिए रख लें। इसे अलग अलग फंड में बांटा जा सकता है। एक बार सेट करने पर हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन होता है। अनुशासन और सुविधा दोनों। आप कभी भी एसआईपी बदल, रोक या निकाल सकते हैं। लचीलापन मौजूद है। नियमित अंतराल पर हर 6 महीने या साल अपने निवेश की समीक्षा करें। अब स्टेप बाय स्टेप देखें, आसान और क्लियर। पहला, अपना फाइनेंशियल लक्ष्य सेट करें। क्या आप होम डाउन पेमेंट, बच्चे की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं? दूसरा, तय करें कि हर महीने कितना आराम से निवेश कर सकते हैं। RS 800 से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, अपना रिस्क प्रोफाइल देखें और सही म्यूचुअल फंड चुनें। इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए, डेट शॉर्ट टर्म के लिए। फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर और एक्सपेंस रेशियो देखें। सिर्फ पिछले रिटर्न पर मत जाइए। चौथा, एसआईपी की तिथि चुनें अपनी सैलरी साइकिल के अनुसार। पांचवा, अपना केवाईसी पूरा करें। पीएन, आधार और फोटो अपलोड करें। आप कैम्स या के फिनटेक जैसे प्लेटफॉर्म से भी केवाईसी कर सकते हैं। छठा, प्लेटफॉर्म चुनें। डायरेक्ट प्लान के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकर्स जैसे 5 पैसा। सातवां, चुने हुए फंड पर जाकर एसआईपी रजिस्टर करें। राशि और शुरुआती तिथि भरें। आठवां, बैंक के साथ ऑटो डेबिट सेट करें ताकि हर महीने आसान ट्रांजैक्शन हो। एसआईपी शुरू हो जाने के बाद नियमित रूप से मॉनिटर और रिव्यू करते रहें, हर 6-12 महीने। डिसिप्लिन और धैर्य एसआईपी की कुंजी है। अब एक सरल उदाहरण देखें कि एसआईपी से क्या फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए आप RS 20,000 प्रति माह 20 साल तक निवेश करते हैं। कुल इन्वेस्टमेंट RS 22 लाख बनता है। यदि औसत वार्षिक रिटर्न 15% रहा तो वह 20 साल में 3 करोड़ से अधिक बन सकता है। स्टेप अप एसआईपी हर साल अपनी राशि को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है, अक्सर 5-10% वार्षिक। उदाहरण, 10% वार्षिक स्टेप अप के साथ कुल इन्वेस्टमेंट और कॉर्पस दोनों बढ़ जाते हैं। स्टेप अप आपकी आय के साथ निवेश को ऑटोमेटिक बढ़ाने का स्मार्ट तरीका है। कितनी करें? कोई सख्त नियम नहीं। यह आपकी आय, खर्च और लक्ष्य पर निर्भर करता है। छोटी शुरुआत करें। महत्वपूर्ण है नियमितता। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव होंगे, लंबी अवधि में एसआईपी यह संतुलित कर देता है। ध्यान रखें, कैपिटल मार्केट गतिशील है। जरूरी होने पर फाइनेंशियल सलाह लें। जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से सलाह लें और समय समय पर पोर्टफोलियो रिव्यू करें। एसआईपी वेतनभोगियों के लिए इक्विटी एक्सपोजर पाने का आसान रास्ता है। की टेकअवेज: 1. लक्ष्य तय करें। 2. नियमित रहें। 3. समय के साथ समायोजित करें। आज ही शुरू करें। RS 800 से भी शुरुआत संभव है। डायरेक्ट प्लान चुनें ताकि एक्सपेंस कम रहे। डिसिप्लिन, धैर्य और सही योजना के साथ एसआईपी समय के साथ बड़ा फर्क ला सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर जाएं और आज ही एसआईपी शुरू करें। यह वीडियो सहायक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट समर्थन क्षेत्र,
सपोर्ट एक विशेष प्राइस लेवल को रेफर करता है जिस पर विक्रेताओं से सप्लाई की तुलना में खरीदारों से अधिक मांग होती है। दूसरे शब्दों में, यदि प्राइस इस लेवल तक गिर जाती है तो खरीदारों के आने और खरीदने की अधिक संभावना होती है, जो कीमत को और गिरने से रोकता है। इस स्तर पर खरीदारी का दबाव कीमत को स्थिर और पलटाव का कारण बन सकता है। इसलिए सपोर्ट लेवल ट्रेडर्स के लिए मार्केट में एंट्री करने और संभावित प्राइस के बढ़ने का लाभ उठाने के लिए एक सिग्नल के रूप में कार्य कर सकता है। राउंड नंबर सपोर्ट और बल के रूप में काम करता है। बैंक निफ्टी में 4150 42000 जैसे लेवल और निफ्टी में 17100 रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। 17200 जैसे लेवल 10 रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जिस पर बायर खरीदार की डिमांड की तुलना में सेलर विक्रेता की सप्लाई अधिक होती है। यदि कीमत इस लेवल तक पहुंच जाती है तो विक्रेता अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनके होल्डिंग्स को बेचने की संभावना होती है, जिससे एक रुकावट पैदा होती है जो कीमत को और बढ़ने से रोकती है। ये लेवल कीमत के लिए एक छत की तरह है, क्योंकि बिक्री का दबाव प्राइस को स्थिर कर सकता है या अपर ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेडर के लिए संभावित रूप से बाजार से बाहर निकलने या अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि प्राइस को इस स्तर को तोड़ने में कठिनाई हो सकती है। प्रतिरोध क्षेत्र समर्थन सीढ़ी पोस्ट को साइकिल करें। आपके लेवल तक पहुंचती है तो सपोर्ट लेवल को टच करके पहले रिक्शानूंद होती है और फिर से सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती है। रही गए डायग्राम में पॉइंट 2 देखो। इस रिटेस्ट पॉइंट पर विभिन्न मार्केट फोर्स खेल में आती हैं, जो कीमत को और गिरने से रोकने के लिए काम करती हैं और इसके बजाय इसके बढ़ने का कारण बनती हैं। इसमें नीचे दिए गए फोर्स शामिल हो सकते हैं। गिरावट 2 तेजी को बल समर्थन स्तर जांचना 1 जो लोग क्षेत्र 1 में खरीदारी करने का अवसर खो देते हैं, देखते हैं कि कीमत फिर से उसी स्तर पर आ गई है और अब वे 2 पर बाय ऑर्डर डालते हैं। 2.2 पर जब विक्रेता देखते हैं कि बाजार में वृद्धि शुरू हो रही है तो वे बाय ऑर्डर डालकर अपनी सेल पोजीशन से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। 3 नए खरीदार जो पहले मार्केट के डायरेक्शन की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी बाय ऑर्डर डालकर मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ना शुरू हो रही है। 4 क्षेत्र 1 में खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स क्षेत्र 2 में अपनी पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 5 ऊपर उल्लिखित सभी की नए खरीदारों से खरीदारी का बढ़ता दबाव ट्रेडर अपनी पोज में जोड़ रहे हैं और विक्रेता अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं, डिमांड की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, हाई बाइंग प्रेशर की वजह से कीमत बढ़ने लगती है। यह एक आत्म सुदृढ़ीकरण चक्र बन सकता है जहां अधिक खरीदार आकर्षित होते हैं क्योंकि कीमत में वृद्धि जारी रहती है। अंततः इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन प्राइस के अपवर्ड ट्रेंड में योगदान कर सकता है। जब एक सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है। समर्थन तोड़ो सहायता नया प्रतिरोध जब एक रेसिस्टेंस लेवल टूट जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया सपोर्ट लेवल बन सकता है। प्रतिरोध नया समर्थन प्रतिरोध टूट जाता है। हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने ट्रेडों में से 50% टाइम्स लॉस करते हैं, तब भी आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं यदि आप 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो का उपयोग करते हैं। 3 2 ट्रेंड लाइन ट्रेंडलिंग एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। 1 यह एक सीधी लाइन है जिसे 2 या अधिक हाई या लो स्विंग प्राइस पॉइंट्स को जोड़कर खींचा जा सकता है और संभावित सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों को खोजने के लिए भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है। इसका उपयोग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेबल और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। कीमत को ट्रेंड लाइन के रूप में गिनने के लिए ट्रेंड लाइन को कम से कम 3 बार छूना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ट्रेंड लाइन के कोण 30 से 60 डिग्री के बीच होते हैं। बहुत खड़ी या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन गलत परिणाम देती है। 6 ट्रेंड लाइन को जी अधिक होती है। एंट्री एग्जिट नी ट्रेंड लाइन का ओ इस पर निर्भर न देख करने से पहले लेवल को हिट ट्रेंड लाइन पर व्यापार कैसे करें। 3 चरण 1 स्विंग बिंदुओं को चिन्हित करें और इसे कनेक्ट करें। 3 अच्छे जोखिम से लाभ अनुपात के साथ व्यापार करें। 2 कीमत की ट्रेंड लाइन को तोड़ने और उसका पुनः परीक्षण करने के लिए वॉल्ट ट्रेंड लाइन को जितने ज़्यादा टच पॉइंट है उसके टूटने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। एंट्री एग्जिट निर्णयों के लिए अन्य तकनीकी संकेतों विश्लेषण के साथ ट्रेंड लाइन का उपयोग किया जाना चाहिए और ट्रेडिंग निर्णयों के लिए केवल इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ट्रेड करने से पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि प्राइस हमारे स्टॉप लॉस लेवल को हिट कर सकती है और यह कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी लंबे समय में काम करेगी।
3 कैंडलस्टिक क्या है? उच्च, बंद करना, ऊपरी छाया बाती, बॉडी, उच्च, खुला, खुला, कम, कम, निचली छाया बाती, बंद करना, बुलिश कैंडल, मंदी मोमबत्ती, कैंडल की बॉडी या बॉडी के ऊपर और की ओपन या कर। यदि क्लोजिंग प्रा और इसे बुलिश कहे तो कैंडल लाल। कैंडलस्टिक्स ये दिखाने का एक तरीका है कि समय के साथ कीमत कैसे बदली है। कैंडलस्टिक्स हाई और लो प्राइस के साथ साथ उस अवधि के लिए ओपन और क्लोज कीमतों को भी दिखाते हैं। जब आप कैंडलस्टिक्स को देखते हैं तो बाजार की स्थिति का अवलोकन करने के लिए सिर्फ एक कैंडल को न देखते हुए पिछले चार्ट के पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है। क्या हो रहा है इसकी अच्छी समझ पाने के लिए आपको बाजार का ओवरऑल ट्रेंड और अन्य सिग्नल को देखने की जरूरत है। कैंडल की बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच के अंतर को दर्शाती है। बॉडी के ऊपर और नीचे की रेखाओं को विक्स या शैडो कहा जाता है। वे दिखाते हैं कि ओपन या क्लोज से प्राइस कितनी ऊपर या नीचे गई। यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है तो कैंडल हरे रंग की होती है और इसे बुलिश कैंडल कहा जाता है। यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो कैंडल लाल होती है और इसे मंदी की कैंडल बेयरिश कैंडल कहा जाता है। 4 हैमर, बंद करना, खुला, छोटा वास्तविक शरीर, लंबी निचली छाया। हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत में पाया जाता है। इसकी रियल बॉडी छोटी और निचली शैडो लंबी होती है। कैंडलस्टिक की ओपन और क्लोज कीमत एक बहुत ही छोटे रेंज के भीतर होनी चाहिए, जिससे एक छोटी रियल बॉडी बनती है। कैंडलस्टिक की निचली शैडो विक रियल बॉडी की लंबाई से कम 2 गुनी होनी चाहिए। ये दर्शाता है कि वहाँ बड़ी मात्रा में खरीदारी गतिविधि हुई है। डाउन ट्रेंड में जब हैमर दिखाई देता है तो इसमें ट्रेंड को रिवर्स करने की क्षमता होती है। बॉडी का रंग हरा या लाल भी हो सकता है। गिरावट, तेजी को बल, हथौड़ा मोमबत्ती से थोड़ा ऊपर प्रवेश, हथौड़ा, स्विंग लो पर हानि रोकें। हैमर पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। एक हैमर कैंडल पर पहले विक्रेता कीमत को नीचे धकेलते हैं, फिर खरीदार आए और कीमत को वापस ऊपर लेके गए और इसे हैमर कैंडल के ओपन प्राइस से भी ऊपर बंद कर दिया। ये दर्शाता है कि बुल्स नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं और ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिवर्सल की पुष्टि हैमर कैंडल के ऊपर अगले कैंडल के क्लोज होने पर की जाएगी। अपने लॉस वाले ट्रेड को जल्दी कट करें और अपने प्रॉफिट की ट्रेड की सवारी करें। 5 शूटिंग स्टार, लंबी ऊपरी छाया, शुरुआती कीमत, समापन भाव, तेजी को बल, गिरावट। शूटिंग स्टार बेयरिश सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है जो अपर ट्रेंड के टॉप पर नजर आता है। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, है ना? सच तो ये है, आप सिर्फ RS1 से भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया में अपना पहला शेयर खरीदने के लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस RS1 है तो आप एक सिंगल शेयर खरीद सकते हैं। बस इतना ही आसान है। लेकिन रुकिए, इसमें कूदने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। भले ही आप थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट्स होती हैं, जैसे ब्रोकरेज फीस, GST और शायद कुछ और टैक्सेस। ये आपके प्रॉफिट्स को कम कर सकती है, खासकर अगर आप बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए एक्सपर्ट्स असल में RS500 से RS2000 के आसपास से शुरू करने का सजेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इस रेंज में आपको मार्केट का असली फील मिलता है। आप करके सीखते हैं और फीस आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले उतनी भारी नहीं लगती। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का कोई गारंटीड तरीका नहीं है, हमेशा रिस्क होता है। इसलिए उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सच में खोने के लिए ओके हो। अब कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपना होमवर्क करें, कंपनीज पर रिसर्च करें, उनका परफॉर्मेंस देखें, न्यूज़ पढ़ें। और अगर आपको कंफ्यूज्ड फील हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बिल्कुल ठीक है। तो सम अप करें तो आप RS1 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक स्मूथ राइड के लिए RS500 से RS2000 बिगिनर्स के लिए एक स्मार्ट रेंज है। छोटे से शुरू करें, क्यूरियस रहें और सीखते रहें। ऐसे ही आप ग्रो करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन शायद उसे पूरी तरह समझा नहीं होगा। यह दुनिया है शेयर बाजार की। जब भी हम शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। कुछ लोगों को यह बहुत जटिल लगता है तो कुछ इसे सिर्फ अमीरों का खेल समझते हैं। लेकिन सच ये है
कि शेयर बाजार हर उस इंसान के लिए है जो अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहता है। यह कोई जुआ नहीं है, बल्कि सोच समझकर किया गया एक निवेश है। इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। बस जरूरत है थोड़ी सी जानकारी और सही मार्गदर्शन की, ताकि हम हर कदम सावधानी से उठा सकें। तो आखिर यह शेयर बाजार है क्या? इसे आप एक बड़े बाजार की तरह समझिए। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं या अनाज मंडी में अनाज, ठीक उसी तरह शेयर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर वह कंपनी भविष्य में अच्छा काम करती है, मुनाफा कमाती है, तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ता है। यह आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की तरक्की में भागीदार बनने का एक सुनहरा मौका देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह हमारे लिए जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हम सब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? नहीं, उस पैसे को सही जगह पर लगाकर उसे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक के बचत खाते में पड़ा है, तो उसकी असली कीमत समय के साथ कम होती जाती है। शेयर बाजार आपको महंगाई को मात देने और अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यह आपके लंबे समय के लक्ष्यों जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट की योजना को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए शेयर बाजार से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इसे एक अवसर के रूप में देखने की और इसे सही तरीके से समझने की। यह एक ऐसा सफर है जिसे अगर सावधानी और जानकारी के साथ शुरू किया जाए तो यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप इस दुनिया में अपना पहला कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ रख सकें। याद रखिए, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सही जानकारी आपको गलतियों से बचाती है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इसे और गहराई से समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि निवेश करना बड़े लोगों का काम है, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। निवेश करना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने भविष्य को लेकर थोड़ा भी गंभीर है। इसे ऐसे समझिए, आप नौकरी या व्यापार करके पैसा कमाते हैं, यह आपकी मेहनत का फल है। लेकिन जब आप उस पैसे को निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे को भी काम पर लगा देते हैं। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले जो चीज 100 रुपये में मिलती थी, क्या आज भी उतने में मिलती है? नहीं, उसकी कीमत बढ़ गई है। इसी को महंगाई कहते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ घर की तिजोरी में या बैंक के बचत खाते में रखा है तो वह महंगाई की दौड़ में पीछे छूट जाता है। समय के साथ आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। निवेश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके पैसे को महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा समय के साथ कमजोर न हो, बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बनता जाए। निवेश करने के कई फायदे हैं। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। चाहे आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो, एक सुंदर सा घर खरीदना हो, या फिर अपने बुढ़ापे के लिए एक आरामदायक जीवन सुनिश्चित करना हो, निवेश इन सभी सपनों को साकार करने का एक जरिया है। जब आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत का फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे पर भी आपको आगे चलकर मुनाफा मिलता है। यह एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए यह सोचना छोड़ दीजिए कि निवेश के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। आप हर महीने एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं।
जरूरी यह नहीं है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, जरूरी यह है कि आप निवेश की आदत डाल रहे हैं। यह एक अच्छी आदत है जो आपके भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाती है। बिना निवेश के आप सिर्फ अपनी आज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन निवेश करके आप अपने आने वाले कल को भी संवार सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने पैसे को काम पर लगाने का फैसला करें और एक बेहतर भविष्य की नींव रखें। जब आप अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगाते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है, मेरा पैसा सुरक्षित तो है? कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा? यह एक बहुत वाजिब चिंता है। आपकी इसी चिंता को दूर करने और आपके निवेश को सुरक्षित रखने के लिए शेयर बाजार में एक बहुत मजबूत व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था में कुछ पहरेदार हैं जो हर पल बाजार पर नजर रखते हैं ताकि सब कुछ नियमों के अनुसार हो। इनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी को आप शेयर बाजार का पुलिस वाला समझ सकते हैं, जिसका काम यह देखना है कि कोई भी निवेशक के साथ धोखाधड़ी न कर सके। सेबी यह सुनिश्चित करती है कि सभी कंपनियां और ब्रोकर नियमों का सख्ती से पालन करें। यह निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती है और उन्हें लागू करवाती है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है तो सेबी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। सेबी की मौजूदगी ही निवेशकों को यह भरोसा दिलाती है कि उनका पैसा एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था में लगा हुआ है। इसीलिए जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह जानकर निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके हितों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली संस्था मौजूद है जो हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। सेबी के बाद आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हें आप वह मुख्य बाजार समझिए जहां शेयरों की खरीद बिक्री का सारा काम होता है। ये एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां देश भर के खरीदार और विक्रेता एक साथ आकर शेयरों का सौदा कर सकते हैं। ये एक्सचेंज भी सेबी के नियमों के तहत ही काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सौदे सही तरीके से और सही कीमत पर हों। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि करोड़ों सौदे हर दिन बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें। अब सवाल यह है कि आप और हम जैसे आम निवेशक इन एक्सचेंजों तक कैसे पहुंचें। हम सीधे जाकर वहां शेयर नहीं खरीद सकते। यहीं पर ब्रोकर्स या स्टॉक ब्रोकर्स की भूमिका आती है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं और वे निवेशकों और एक्सचेंज के बीच एक पुल का काम करते हैं। आप एक ब्रोकर के पास अपना खाता खोलते हैं और फिर उस ब्रोकर के माध्यम से आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। आज के डिजिटल युग में ये ब्रोकर आपको मोबाइल ऐप या वेबसाइट के रूप में एक आसान प्लेटफॉर्म देते हैं। ब्रोकर आपके आदेशों को एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं और आपके सौदों को पूरा करवाते हैं। एक अच्छा और भरोसेमंद ब्रोकर चुनना निवेश की राह में पहला महत्वपूर्ण कदम है। आपने अक्सर खबरों में आईपीओ शब्द सुना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि फलां कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसमें पैसा लगाने से बड़ा फायदा हो सकता है। तो आखिर यह आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को खरीदने के लिए पेश करती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई कंपनी अब तक कुछ ही लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब वह बड़ी होना चाहती है, अपने कारोबार को फैलाना चाहती है और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो वह अपने कुछ हिस्से यानी शेयर बेचकर आम लोगों से पैसा जुटाती है। आईपीओ के जरिए एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है। इसका मतलब है कि अब उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकेंगे। जब आप किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आप उस कंपनी के शुरुआती निवेशकों में से एक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छी है और उसका भविष्य उज्जवल है तो लिस्टिंग के बाद उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपको फायदा होता है। हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ में फायदा ही हो। इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना,
उसके कामकाज को समझना और उसके भविष्य की योजनाओं को जानना बहुत जरूरी है। एक बार जब कंपनी का आईपीओ सफल हो जाता है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर शुरू होता है शेयरों की खरीद बिक्री का असली खेल। इस बाजार को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यहाँ पर आप जैसे निवेशक उन लोगों से शेयर खरीदते हैं जो उन्हें बेचना चाहते हैं, और उन लोगों को शेयर बेचते हैं जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। यहाँ कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं होती। यह पूरी तरह से निवेशकों के बीच का लेन देन होता है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर मिलकर संभव बनाते हैं। शेयर की कीमत हर पल बदलती रहती है, जो उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। शेयर की कीमत क्यों बदलती है? इसका जवाब बहुत सरल है। अगर किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आती है, जैसे उसने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया या उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे। जब खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम होते हैं, तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आती है, तो लोग घबराकर उसके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। जब बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम होते हैं, तो शेयर की कीमत गिर जाती है। यही मांग और आपूर्ति का नियम पूरे शेयर बाजार को चलाता है। एक जागरूक निवेशक हमेशा इन खबरों पर नजर रखता है। हर क्षेत्र की अपनी एक खास भाषा और कुछ खास शब्द होते हैं। शेयर बाजार भी इससे अलग नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, तो आपको इसकी भाषा को समझना होगा। चलिए कुछ ऐसे ही जरूरी शब्दों को आसान भाषा में समझते हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला शब्द है ट्रेडिंग। जब आप कम समय के लिए, यानी कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए शेयर खरीदकर उसे बेच देते हैं, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडर का मकसद शेयर की कीमत में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना होता है। इसके विपरीत जब आप किसी कंपनी के शेयर लंबे समय यानी कई सालों के लिए खरीद कर रखते हैं, तो उसे निवेश या इन्वेस्टिंग कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है इंडेक्स या सूचकांक। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दोनों भारत के प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं। इंडेक्स क्या करता है? यह पूरे शेयर बाजार की सेहत का हाल बताता है। जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही इंडेक्स बताता है कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। वहीं निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी है और ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट की। ये शब्द बाजार की दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब बाजार लगातार ऊपर की ओर जा रहा होता है, निवेशकों में उत्साह होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो ऐसे माहौल को बुल मार्केट या तेजी का बाजार कहते हैं। बुल यानी सांड, जो अपने सींगों से ऊपर की ओर हमला करता है। इसके ठीक उल्टा, जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा होता है, निवेशकों में निराशा होती है और आर्थिक माहौल खराब होता है, तो उसे बेयर मार्केट या मंदी का बाजार कहते हैं। बेयर यानी भालू, जो अपने पंजों से नीचे की ओर वार करता है। आखिर में कुछ और शब्द हैं, जैसे पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन। आपका पोर्टफोलियो आपके सभी निवेशों का एक संग्रह है। इसमें आपके खरीदे हुए सारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश शामिल होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना, यानी अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी के शेयर में न लगाकर अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टरों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। ऐसा करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर या कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती है, तो दूसरे निवेश आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं। एक समझदार निवेशक हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के नियम का पालन करता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए, वह है एक खाता। लेकिन यह आपका सामान्य बैंक खाता नहीं है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको 3 तरह के खातों की जरूरत होती है, जो अक्सर एक साथ ही खुल जाते हैं। पहला है
ट्रेडिंग खाता। यह वह खाता है जिसका इस्तेमाल करके आप शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। जब आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप असल में अपने ट्रेडिंग खाते का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक दरवाजे की तरह काम करता है, जिसके जरिए आपके आदेश बाजार तक पहुंचते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण खाता है डीमैट खाता। डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड। पुराने जमाने में जब कोई शेयर खरीदता था तो उसे कागज के सर्टिफिकेट मिलते थे, जिन्हें संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता था। अब वैसा नहीं है। आज के डिजिटल युग में आपके खरीदे हुए सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके डीमैट खाते में सुरक्षित रखे जाते हैं। यह बिल्कुल आपके बैंक लॉकर की तरह है, जहां आप अपनी कीमती चीजें रखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहां आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। जब आप शेयर बेचते हैं तो वे इसी खाते से निकलकर खरीदार के खाते में चले जाते हैं। तीसरा खाता आपका सामान्य बैंक खाता है, जो आपके पास पहले से ही होता है। इन तीनों खातों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जब आपको शेयर खरीदने होते हैं तो पैसे आपके बैंक खाते से निकलकर ट्रेडिंग खाते में जाते हैं और फिर सौदा पूरा होता है। इसी तरह जब आप शेयर बेचते हैं तो उससे मिले हुए पैसे पहले आपके ट्रेडिंग खाते में आते हैं और फिर आप उन्हें अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अब बहुत ही आसान और तेज हो गई है। एक अच्छा ब्रोकर चुनने पर यह तीनों खाते खोलने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। एक बार जब आपके शेयर खरीदने का सौदा पूरा हो जाता है तो उसके बाद दो और प्रक्रियाएं होती हैं, क्लियरिंग और सेटलमेंट। क्लियरिंग का मतलब है सौदे की जांच करना। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदार के पास पैसे हैं और बेचने वाले के पास शेयर हैं। इसके बाद सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है, जिसमें असल में शेयरों और पैसों का लेन देन होता है। यानी बेचने वाले के डीमैट खाते से शेयर निकलकर खरीदार के डीमैट खाते में चले जाते हैं और खरीदार के खाते से पैसे निकलकर बेचने वाले के खाते में पहुंच जाते हैं। भारत में अब यह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है और T+1 सेटलमेंट लागू है, जिसका मतलब है कि सौदा होने के अगले ही दिन आपके खाते में शेयर या पैसे आ जाते हैं। शेयर बाजार कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। इसमें हर रोज हर पल उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी यह तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे गिर जाता है। एक नए निवेशक के लिए यह उतार चढ़ाव थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के कारणों को समझ जाएं तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि सही फैसले ले पाएंगे। शेयर बाजार का यह उतार चढ़ाव कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कंपनियों से जुड़ी खबरों और उनके फैसलों की। अगर कोई कंपनी यह घोषणा करती है कि उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ है, तो निवेशकों का उस पर भरोसा बढ़ जाता है और लोग उसके शेयर खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके ठीक विपरीत अगर किसी कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर आती है, जैसे कि उसके किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी हो गई या उसके मैनेजमेंट में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, तो निवेशक घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कंपनी को भविष्य में नुकसान होगा। इस डर की वजह से वे अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। जब बाजार में बेचने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो उस कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगती है। इसीलिए एक जागरूक निवेशक के तौर पर आपको हमेशा अपनी निवेश की हुई कंपनियों से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी चाहिए। सिर्फ कंपनी से जुड़ी खबरें ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाएं भी पूरे शेयर बाजार पर गहरा असर डालती हैं। जैसे सरकार की नीतियां, बजट की घोषणाएं, रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव, ये सभी चीजें बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार बजट में किसी खास सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ी घोषणा करती है, तो उस सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसी तरह अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिसका असर उनके मुनाफे पर पड़ सकता है और बाजार में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। जैसे अमेरिका के बाजार में बड़ी गिरावट
कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल या दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है और भारतीय बाजार भी उससे अछूता नहीं रहता। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि इतनी सारी चीजों पर नजर रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको हर छोटी बड़ी खबर का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक मोटी समझ रखनी है कि कौन सी घटनाएं बाजार को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। यह समझ आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाएगी और शांत रहकर सही कदम उठाने में मदद करेगी। शेयर बाजार के इस सफर में सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ बुनियादी नियमों का पालन करते हैं तो आप कई गलतियों से बच सकते हैं और एक सफल निवेशक बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, पहले सीखें फिर निवेश करें। कभी भी सुनी सुनाई बातों या किसी की टिप पर आंख बंद करके पैसा न लगाएं। शेयर बाजार कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। यह एक गंभीर विषय है जिसे समझने के लिए आपको समय देना होगा। पहले यह जानें कि बाजार कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं और किसी शेयर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। दूसरा सुनहरा नियम है, छोटे निवेश से शुरुआत करें। आपको पहली बार में ही अपनी सारी बचत शेयर बाजार में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी रकम से शुरू करें, इतनी छोटी कि अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई बड़ा असर न पड़े। शुरुआत में आपका लक्ष्य बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और अनुभव हासिल करना होना चाहिए। जब आप एक छोटी रकम से शुरुआत करते हैं तो आप बिना किसी डर के सीख पाते हैं। जैसे जैसे आपका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप धीरे धीरे अपने निवेश की रकम को बढ़ा सकते हैं। यह तरीका आपको बड़ी गलतियों और बड़े नुकसान से बचाता है। तीसरा नियम है, भावनाओं पर काबू रखें। शेयर बाजार में लालच और डर ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लोगों में लालच आ जाता है और वे बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं। वहीं जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है और लोग घबराकर अच्छी कंपनियों के शेयर भी नुकसान में बेच देते हैं। एक सफल निवेशक अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। वह न तो लालच में बहता है और न ही डर से घबराता है। वह अपने रिसर्च और अपनी योजना पर टिका रहता है और लंबे समय का नजरिया रखता है। याद रखें, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। चौथा और आखिरी नियम है, लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आप जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर बाजार में आए हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। शेयर बाजार में असली दौलत समय के साथ ही बनती है। अच्छी और मजबूत कंपनियों को चुनें और उनमें लंबे समय तक निवेशक बने रहें। छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं। इतिहास गवाह है कि लंबे समय में शेयर बाजार ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। अपने निवेश को एक पौधे की तरह समझें, जिसे आप लगाते हैं, रोज पानी देते हैं और फिर धैर्य के साथ उसके फल देने का इंतजार करते हैं। यह नजरिया आपको एक सफल और समझदार निवेशक बनाएगा। शेयर बाजार में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह सब कुछ जानता है। बाजार हर दिन बदलता है और आपको भी उसके साथ साथ सीखते रहना होगा। अच्छी बात यह है कि आज के समय में जानकारी हासिल करने के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। आप अच्छी किताबें पढ़कर अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जैसी किताबें निवेश की दुनिया में मील का पत्थर मानी जाती हैं। इनके सरल अनुवाद भी उपलब्ध हैं, जो आपको निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करेंगे। किताबें आपको एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं। किताबों के अलावा आप बिजनेस न्यूज चैनल और अखबारों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। रोजाना कुछ समय आर्थिक समाचार देखने या पढ़ने की आदत डालें। इससे आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और उसका बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। कई अच्छी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स भी हैं जो शेयर बाजार पर आसान भाषा में जानकारी और विश्लेषण प्रदान करते हैं। आप इन स्रोतों का इस्तेमाल करके कंपनियों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं
उनके नतीजों को देख सकते हैं और विशेषज्ञों की राय जान सकते हैं। यह आपको एक सूचित और जागरूक निवेशक बनने में मदद करेगा। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानकार है जिसे शेयर बाजार का अच्छा अनुभव है, तो आप उनसे भी सलाह और मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक मेंटर या गुरु का होना आपके सीखने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। वह आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है और आपको सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन यहां एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। किसी की भी सलाह को आंख बंद करके न मानें। हमेशा उनकी सलाह के पीछे का कारण पूछें और फिर अपनी खुद की रिसर्च भी करें। अंतिम फैसला हमेशा आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अंत में कुछ जरूरी सावधानियों को हमेशा याद रखें। कभी भी उधार लेकर या कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा न लगाएं। यह बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है और आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हमेशा उन्हीं पैसों का निवेश करें जिनकी आपको अगले कुछ सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तुरंत अमीर बनाने वाली योजनाओं और टिप्स से हमेशा दूर रहें। अगर कोई आपको निश्चित रिटर्न या गारंटीड मुनाफे का वादा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। सतर्क रहें, जागरूक रहें और सीखते रहें। यही आपके निवेश के सफर को सुरक्षित और सफल बनाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक की, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इमेजिन करो, मार्केट ऊपर जा रहा है, सब बुलिश फील कर रहे हैं, फिर सडनली एक छोटी ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद एक जायंट रेड कैंडल जो उसे पूरी तरह से स्वॉलो कर लेती है। बस वही है आपका बेरिश एनगल्फिंग। इसका मतलब क्या है? वो पहली ग्रीन कैंडल दिखाती है कि बायर्स अब भी कंट्रोल में हैं, लेकिन ठीक अगले सेशन में सेलर्स पूरी ताकत से आते हैं और वो बड़ी रेड कैंडल पिछली क्लोज के ऊपर खुलती है, फिर ग्रीन कैंडल के ओपन के ठीक नीचे क्रैश हो जाती है। बुल्स अपनी सारी मोमेंटम खो देते हैं, बेयर्स कंट्रोल ले लेते हैं और एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब ट्रेडर्स को ये पैटर्न इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कोई रिवर्सल नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल्स में से एक है। सेलर्स सिर्फ आते नहीं हैं, वो डोमिनेट करते हैं, उन सारी बुलिश होप्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। कुछ ट्रेडर्स उस जायंट रेड कैंडल के क्लोज होते ही जंप कर देते हैं, दूसरे लोग सेफर खेलते हैं, कॉन्फर्मेशन के लिए अगली कैंडल के और लोअर क्लोज होने का इंतजार करते हैं। और हाँ, इसका उल्टा भी होता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें एक छोटी रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल स्वॉलो कर लेती है, जो सिग्नल देती है कि बायर्स वापस कंट्रोल में आ गए हैं और एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है। बॉटम लाइन, इन एनगल्फिंग पैटर्न्स को मास्टर करना आपको क्राउड से पहले रिवर्सल्स पहचानने में मदद कर सकता है। बस याद रखना, हमेशा दूसरे सिग्नल्स से कंफर्म करना और अपना रिस्क मैनेज करना। हैप्पी ट्रेडिंग। हे ट्रेडर्स, कभी सोचा है कि कीमतें कुछ लेवल्स से क्यों बाउंस होती हुई लगती हैं? आज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पुराने सीक्रेट्स से पर्दा उठा रहा हूं, वो जादुई लाइंस जो हर कोई अपने चार्ट्स पर हमेशा ड्रॉ करता है। चलो सपोर्ट से शुरू करते हैं। सपोर्ट को एक ऐसे प्राइस लेवल के रूप में समझो जहां अचानक डिमांड BRH जाती है। तो जब कोई स्टॉक इस पॉइंट पर गिरता है तो बायर्स शेयर्स खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसे एक सेफ्टी नेट समझो। प्राइस सपोर्ट पर हिट करती है और बूम क्रैश होने के बजाय वे तुरंत वापस ऊपर उछल जाती हैं। यह वो जगह है जहां ट्रेडर्स कूदना पसंद करते हैं, उस रिवर्सल का इंतजार करते हुए। और जानते हो क्या, राउंड नंबर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं। बैंक निफ्टी में RT 1500 या 22,000 जैसे लेवल्स और निफ्टी में 17,100 या 17,200। ये सिर्फ रैंडम डिजिट्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जहां ट्रेडर्स अपने बाय और सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। अब रेजिस्टेंस इसका उल्टा है, इसे मार्केट के ऊपर की सीलिंग के रूप में समझो। जब कीमतें इस लेवल तक चढ़ती हैं तो सेलर्स को एक मौका दिखता है, वे अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, किसी भी आगे की बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा देते हैं। अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस जोन आपके लिए सतर्क रहने का संकेत है। कभी कभी ब्रेकआउट की उम्मीद करने के बजाय
उन गेन्स को लॉक करना बेहतर होता है। लेकिन यहाँ यह और भी दिलचस्प हो जाता है, सपोर्ट के पीछे की साइकोलॉजी। मान लो प्राइस सपोर्ट पर गिरती है और बाउंस होती है। कुछ ट्रेडर्स जो पहली बार चूक गए थे, उन्हें अब अपना दूसरा मौका दिखता है और वे कूद पड़ते हैं। सेलर्स यह महसूस करते हुए कि बायर्स हावी हो रहे हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर BRH जाता है। और जो ट्रेडर्स साइडलाइन पर इंतजार कर रहे थे, एक बार जब वे एक क्लियर बाउंस देखते हैं तो वे भी एंट्री ले लेते हैं। यहाँ तक कि जिन ट्रेडर्स ने पहले खरीदा था, वे भी अपनी पोजीशंस में और ऐड कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाती है, जो कीमतों को ऊपर धकेलती है। तो अगली बार जब आप प्राइस को किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मंडराते हुए देखें, तो याद रखें, ये जादू नहीं है। ये आप और मेरे जैसे हजारों ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी और एक्शंस है। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, तो इन लेवल्स में महारत हासिल करें। वे सिर्फ लाइंस नहीं है, वे स्मार्टर ट्रेड्स के रोड मैप है। हैप्पी ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक की, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इमेजिन करो, मार्केट ऊपर जा रहा है, सब बुलिश फील कर रहे हैं, फिर सडनली एक छोटी ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद एक जायंट रेड कैंडल जो उसे पूरी तरह से स्वॉलो कर लेती है। बस वही है आपका बेरिश इनगल्फिंग। इसका मतलब क्या है? वो पहली ग्रीन कैंडल दिखाती है कि बायर्स अब भी कंट्रोल में हैं, लेकिन ठीक अगले सेशन में सेलर्स पूरी ताकत से आते हैं और वो बड़ी रेड कैंडल पिछली क्लोज के ऊपर खुलती है, फिर ग्रीन कैंडल के ओपन के ठीक नीचे क्रैश हो जाती है। बुल्स अपनी सारी मोमेंटम खो देते हैं, बेयर्स कंट्रोल ले लेते हैं और एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब ट्रेडर्स को ये पैटर्न इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कोई रिवर्सल नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल्स में से एक है। सेलर्स सिर्फ आते नहीं हैं, वो डोमिनेट करते हैं, उन सारी बुलिश होप्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। कुछ ट्रेडर्स उस जायंट रेड कैंडल के क्लोज होते ही जंप कर देते हैं, दूसरे लोग सेफर खेलते हैं, कॉन्फर्मेशन के लिए अगली कैंडल के और लोअर क्लोज होने का इंतजार करते हैं। और हाँ, इसका उल्टा भी होता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें एक छोटी रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल स्वॉलो कर लेती है, जो सिग्नल देती है कि बायर्स वापस कंट्रोल में आ गए हैं और एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है। बॉटम लाइन, इन इनगल्फिंग पैटर्न्स को मास्टर करना आपको क्राउड से पहले रिवर्सल्स पहचानने में मदद कर सकता है। बस याद रखना, हमेशा दूसरे सिग्नल्स से कंफर्म करना और अपना रिस्क मैनेज करना। हैप्पी ट्रेडिंग। क्यों 80% ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजीज में ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये टूल्स बताते हैं कि कीमतें कहां से बाउंस हो सकती हैं या टूट सकती हैं। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ट्रेंड लाइन क्या है? सोचो, एक प्राइस चार्ट पर 2 या 2 से ज्यादा हाई या लो को जोड़कर एक सीधी लाइन खींच रहे हो, वो है तुम्हारी ट्रेंड लाइन। ये पहचानने में मदद करती है कि कीमतें कहां सपोर्ट पा सकती हैं या रेजिस्टेंस से टकरा सकती हैं। अगर एक सपोर्ट लेवल टूटता है तो वो अक्सर एक नया रेजिस्टेंस बन सकता है, और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट में बदल सकता है ना कमाल की बात? एक अच्छी ट्रेंड लाइन प्राइस को कम से कम 3 बार टच करती है। सबसे अच्छी वाली ना ज्यादा स्टीप होती है और ना ज्यादा फ्लैट, 30 से 60 डिग्री के बीच सही रहती है। लेकिन याद रखना, ट्रेंड लाइन को जितना ज्यादा टच किया जाता है, उसके टूटने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। भूलना मत, ट्रेंड लाइन सिर्फ एक टूल है। ट्रेड्स में एंटर या एग्जिट करने का डिसीजन लेते समय हमेशा उन्हें दूसरे सिग्नल्स के साथ इस्तेमाल करो। अब कैंडलस्टिक्स ये दिखाती हैं कि समय के साथ कीमतें कैसे मूव करती हैं। ओपन, हाई, लो और क्लोज। बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस होती है ऊपर और नीचे की लाइंस। वो विक्स होती है जो हाई और लो दिखाती हैं। अगर कैंडल अपने ओपन से ज्यादा पर क्लोज होती है तो वो ग्रीन होती है, एक बुलिश कैंडल। अगर वो कम पर क्लोज होती है तो वो रेड होती है, एक बेयरिश कैंडल। हमेशा पूरे चार्ट को देखो, सिर्फ एक कैंडल को नहीं। ट्रेडिंग का मतलब है पूरी पिक्चर देखना। हे ट्रेडर्स,
कभी सोचा है कि कीमतें कुछ लेवल्स से क्यों बाउंस होती हुई लगती हैं? आज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पुराने सीक्रेट्स से पर्दा उठा रहा हूँ। वो जादुई लाइंस जो हर कोई अपने चार्ट्स पर हमेशा ड्रॉ करता है। चलो सपोर्ट से शुरू करते हैं। सपोर्ट को एक ऐसे प्राइस लेवल के रूप में समझो जहां अचानक डिमांड BRH जाती है। तो जब कोई स्टॉक इस पॉइंट पर गिरता है तो बायर्स शेयर्स खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसे एक सेफ्टी नेट समझो। प्राइस सपोर्ट पर हिट करती है और बूम क्रैश होने के बजाय वे तुरंत वापस ऊपर उछल जाती है। यह वो जगह है जहां ट्रेडर्स कूदना पसंद करते हैं, उस रिवर्सल का इंतजार करते हुए। और जानते हो क्या, राउंड नंबर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं। बैंक निफ्टी में RT 1500 या 22,000 जैसे लेवल्स और निफ्टी में 17,100 या 17,200 ये सिर्फ रैंडम डिजिट्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं जहां ट्रेडर्स अपने बाय और सेल ऑर्डर्स लगाते हैं। अब रेजिस्टेंस इसका उल्टा है। इसे मार्केट के ऊपर की सीलिंग के रूप में समझो। जब कीमतें इस लेवल तक चढ़ती हैं तो सेलर्स को एक मौका दिखता है। वे अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, किसी भी आगे की बढ़ोतरी पर ब्रेक लगा देते हैं। अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस जोन आपके लिए सतर्क रहने का संकेत है। कभी कभी ब्रेकआउट की उम्मीद करने के बजाय उन गेन्स को लॉक करना बेहतर होता है। लेकिन यहाँ यह और भी दिलचस्प हो जाता है, सपोर्ट के पीछे की साइकोलॉजी। मान लो प्राइस सपोर्ट पर गिरती है और बाउंस होती है। कुछ ट्रेडर्स जो पहली बार चूक गए थे, उन्हें अब अपना दूसरा मौका दिखता है और वे कूद पड़ते हैं। सेलर्स यह महसूस करते हुए कि बायर्स हावी हो रहे हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर BRH जाता है। और जो ट्रेडर्स साइडलाइन पर इंतजार कर रहे थे, एक बार जब वे एक क्लियर बाउंस देखते हैं तो वे भी एंट्री ले लेते हैं। यहाँ तक कि जिन ट्रेडर्स ने पहले खरीदा था वे भी अपनी पोजीशंस में और ऐड कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाती है जो कीमतों को ऊपर धकेलती है। तो अगली बार जब आप प्राइस को किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मंडराते हुए देखें तो याद रखें, ये जादू नहीं है, ये आप और मेरे जैसे हजारों ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी और एक्शंस है। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो इन लेवल्स में महारत हासिल करें। वे सिर्फ लाइंस नहीं है, वे स्मार्टर ट्रेड्स के रोड मैप है। हैप्पी ट्रेडिंग। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, है ना? सच तो ये है, आप सिर्फ RS1 से भी शुरू कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। इंडिया में अपना पहला शेयर खरीदने के लिए कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस RS1 है तो आप एक सिंगल शेयर खरीद सकते हैं। बस इतना ही आसान है। लेकिन रुकिए, इसमें कूदने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। भले ही आप थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करें, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट्स होती हैं, जैसे ब्रोकरेज फीस, GST और शायद कुछ और टैक्सेस। ये आपके प्रॉफिट्स को कम कर सकती है, खासकर अगर आप बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिगिनर्स के लिए एक्सपर्ट्स असल में RS 500 से RS 2000 के आसपास से शुरू करने का सजेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इस रेंज में आपको मार्केट का असली फील मिलता है। आप करके सीखते हैं और फीस आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले उतनी भारी नहीं लगती। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का कोई गारंटीड तरीका नहीं है, हमेशा रिस्क होता है। इसलिए उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सच में खोने के लिए ओके हो। अब कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपना होमवर्क करें, कंपनीज पर रिसर्च करें, उनका परफॉर्मेंस देखें, न्यूज़ पढ़ें। और अगर आपको कंफ्यूज्ड फील हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बिल्कुल ठीक है। तो सम अप करें तो आप RS1 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक स्मूथ राइड के लिए RS 500 से RS 2000 बिगिनर्स के लिए एक स्मार्ट रेंज है। छोटे से शुरू करें, क्यूरियस रहें और सीखते रहें। ऐसे ही आप ग्रो करते हैं। क्या आपने कभी चाहा है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको हर महीने सैलरी की तरह पैसे वापस दे? मैं आपको SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जादू से मिलवाता हूँ। ये सिर्फ एक मुश्किल नाम नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं। इसका सिंपल आइडिया ये है, आप म्यूचुअल फंड में एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं
और फिर एक साथ सब कुछ निकालने के बजाय आप हर महीने, तिमाही या सालाना एक फिक्स्ड अमाउंट निकालने के लिए SWP सेट करते हैं। इसे अपनी मंथली कैश फ्लो बनाने जैसा समझो। रिटायर हुए लोगों के लिए या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट उनके लिए और ज्यादा काम करें। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने 5,000 रुपए का SWP सेट करते हैं। हर महीने आपके अकाउंट में 5,000 क्रेडिट होते हैं और बाकी अमाउंट पर रिटर्न मिलता रहता है। समय के साथ आप कंट्रोल करते हैं कि आप कितना और कब निकालते हैं। लेकिन असली जादू टैक्स एफिशिएंसी। फिक्स्ड डिपॉजिट के उलट रेसिडेंट्स के लिए SWP विड्रॉल पर कोई TDS नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप स्मार्टली प्लान करते हैं तो आप अपने कैपिटल गेन को टैक्स फ्री लिमिट के अंदर भी रख सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में चिंता न करें। SWP आपको डिसिप्लिन से पैसे निकालने में मदद करता है ताकि आप मार्केट क्रैश के दौरान घबराकर कोई डिसीजन न लें। आप सिर्फ उतना ही निकालते हैं जितनी आपको जरूरत है, बाकी बढ़ता रहता है। तो अगर आप स्टेबल इनकम, फ्लेक्सिबिलिटी और टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं तो अब आपके म्यूचुअल फंड में SWP को एक्सप्लोर करने का समय आ गया है। इस जादू को अनलॉक करने के लिए तैयार है? एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलें और आज ही अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करें। याद रखें, स्मार्ट विड्रॉल से आपके पैसे ज्यादा समय तक चलते हैं।